बच्चों, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में बेटा मैं चैप्टर 1 पेज नंबर 4 पर ये जो दिया है असेसमेंट मेथड्स, इन्हें मैं कवर करूंगी बेटा। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया कि हम असेसमेंट करी जाती है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉर्मल असेसमेंट में मास्टर होते हैं, ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि असेसमेंट करने के मेथड्स क्या हैं। सो देयर आर मेनी मेथड्स। ये पेपर में आप एज इट इज क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, डिस्कस। सो सेवरल मेथड्स आर यूज्ड। आप अपने पेज नंबर 4 पर आ जाइए, एनसीईआरटी बुक। Several methods are used for psychological assessments. You've learned about some of these methods. Class 11 में भी ये छोटा सा टॉपिक था, आप इसके बारे में वहां थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। Let us recall their key features. तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसका अकेला मीनिंग भी पेपर में टेस्ट हो जाता है बेटा 1 मार्क के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा होगा, ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, सभी के लिए कॉमन वे होगा, और इससे हम क्या चेक करेंगे, पर्सन का मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों चीजों के लिए। ओके, बिहेवियर के लिए भी और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अब कौन से एट्रीब्यूट आप मेजर करोगे, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। यू रिमेंबर हमने पीछे पढ़ा था एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब कोई काम जो हम कर सकते हैं, which we are capable to do is what is aptitude। तो ये जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये हमारे अंदर की इंटेलिजेंस, हमारे कुछ डायमेंशंस को बताएगा। कौन कौन सी बेटा जी, इंटेलिजेंस और हमारा एप्टीट्यूड, whether we will be able to do this task or not। These tests are widely, ऊपर चलते हैं इधर से, These tests are widely used for the purpose of clinical। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये आपको अवेयर रहना होगा, तो आप इसका प्लीज पर्पसेस याद रखिए। ऐसे आपको पेपर में 1 मार्क में आएगा, वेयर आर दीज टेस्ट यूज्ड, किस लिए करते हैं हम, क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए भी करते हैं बेटा, किसी तरह की कोई बीमारी देखनी हो, गाइड करना हो, करियर गाइडेंस हो सकती है, आप फर्दर 10th के बाद क्या लें, 12th के बाद किस कॉलेज में जाएं, क्या परस्यू करना चाहिए, पर्सनल सिलेक्शंस भी हो सकती है, मैरिज पर्पस हो सकता है, और भी बड़े तरह के पर्पसेस हो सकते हैं। प्लेसमेंट हो सकती है, वेदर टू गो इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, फॉर अ जॉब एंड फॉर ट्रेनिंग। ये इसके यूजेस हो गए बेटा, इन सब जगह पर इसे यूज किया जाता है। बिसाइड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सर्टेन प्रोजेक्टिव टेस्ट। कौन से टेस्ट बेटा, प्रोजेक्टिव, स्पेशली, सॉरी इसको यहां से लेते हैं, स्पेशली फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हम 2nd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में सिर्फ हमने नाम मेंशन कर दिया, डिटेल्स यू विल पिक इट अप फ्रॉम 2nd चैप्टर। बात क्लियर हो गई बेटा, आई एम श्योर इट इज क्लियर। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करती हूँ आप भी पढ़ते हुए सुनते हुए साथ साथ अपनी बुक में अंडरलाइन करा करें। हाईलाइटर हो तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा पूरा पूरा पैराग्राफ ही हाईलाइट कर देते हैं। पैराग्राफ्स आर नॉट टू बी हाईलाइटेड, आप कीवर्ड्स करो ताकि आप उन हाईलाइटेड वर्ड्स को उठाकर अपना आंसर बना सको। चलो दूसरे पे चलते हैं बेटा। दूसरा मेथड क्या है बच्चा, इंटरव्यू। मैंने पीछे कहीं मेंशन भी किया था कि इंटरव्यू क्या होता है, 1-on-1 डिस्कशन, यही होती है ना बेटा। इट इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन। जब आपको सामने बिठाकर इंटरव्यू ली जाती है, बोलते हैं जी आप अपना नाम बताइए, क्या हॉबी है, कहाँ किस एरिया को बिलोंग करते हैं, ओके, और आप इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं। अगर मैं जॉब इंटरव्यू की बात करूं, स्कूल्स में भी एडमिशन जब आप मिड सेशंस में कहीं लें, बदल कोई सिटी चेंज करके, तो भी इंटरव्यू ली जाती है, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपके बारे में पर्सन से ऑन 1-on-1 बेसिस। 1-to-1 बेसिस मीन सामने सामने बिठाकर। यू मे सी इट बीइंग यूज्ड व्हेन अ काउंसलर इंटरैक्ट्स विद अ क्लाइंट। देखा होगा ना, तो ये भी इंटरव्यू का पार्ट है। काउंसलर क्लाइंट से पूछता है, सवाल पूछता है, उसको बिठाकर उसकी सिचुएशन को जानने की कोशिश करता है। अ सेल्स पर्सन मेक्स डोर टू डोर सर्वे। वो घर में आते हैं ना, बहुत बार लोग देखा है कि हम जी सर्वे कर रहे हैं इस बुक के बारे में या इस डिक्शनरी के बारे में, या आपने कभी ऐसे सामान खरीदा, इस तरह से वो भी हमसे 1-on-1 सर्वे करते हैं। किस चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट की यूजफुलनेस के बारे में पूछ सकते हैं। एम्प्लॉयर, मैंने अभी बोला एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सिलेक्ट करते हुए इंटरव्यू ले सकता है। जर्नलिस्ट, तो बहुत बार हमने टीवी इंटरव्यूज देखे हैं, जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, और बड़े सारे सेलिब्रिटीज को भी, इंपॉर्टेंट पीपल जिन्हें बोल दिया, ऑन इश्यूज ऑफ किस पे, नेशनल इंटरनेशनल एजेंडास पर।
बात क्लियर हो गई? तो इसमें आपने लिखा क्या, पहले तो इंटरव्यू होती क्या है वो लिख दिया, क्या कहां पर इसका यूजफुलनेस है वो भी आपने लिख दिया। अब हम चलते हैं अगले तरफ, दैट इज केस स्टडी। आपको ये वैसे मुझे लगता नहीं ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि आपको मेरे ख्याल है 9th 10th से प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं जिसमें आपको केस स्टडीज भी होती हैं। केस स्टडी का क्या मतलब, आपको बेटा क्लास 12 में भी जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना होगा साइकोलॉजी का, उसमें आपको बोला जाएगा कि कोई एक केस पिक करो और उसके बारे में आप इस यहाँ पर बताएं, उसको केस स्टडी बोल दिया। इट इज एन इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ डिटेल में जाना है आपने उस केस के बारे में। केस इज अ पर्सन, जैसे आपको बोला कोई किसी डिसऑर्डर वाले पर्सन को ढूंढे और उसके बारे में, उसकी पास्ट के बारे में, उसके करंट के बारे में, उसके डॉक्टर से मिलिए, उसके पेरेंट्स से मिलिए, उनसे पूछे सवाल, तो उसकी इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो ना बेटा आप। किसके बारे में? इंडिविजुअल की, इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसकी हिस्ट्री, उसके अभी के एट्रीब्यूट्स यानी किस तरह का डिसऑर्डर वो में है और उसकी पास्ट क्या था, ठीक है। किसके बारे में? इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइको सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। राजी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे, जब हम आगे जाके एक चैप्टर आएगा डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम वहां पर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत बार कभी कभी एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए, उसके मेंटल मेकअप के लिए। हम अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप हुआ है, हमारे पेरेंट्स मेंटली हेल्दी हैं, हमारा घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। लेकिन जो स्लम एरिया में रहा है, जिसके पास प्रॉपर खाना भी नहीं है, पता नहीं शायद एक दिन में एक बार खाना मिलता भी है कि नहीं, कपड़े नहीं है, कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, उनका मेंटल मेकअप अलग होगा। ये तो हुआ फिजिकल एनवायरनमेंट। साइको सोशल क्या होता है बेटा? सोसाइटी में हमारा कैसा है, अगर हम वल्नरेबल ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो हमारा मेंटल मेकअप डिफरेंट होगा। तो इन सबके बारे में आप केस स्टडी करते हुए स्टडी करेंगे। Case studies are widely used by clinical psychologists. Case analysis of the lives of great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. तो हमें जब हम केस स्टडीज करते हैं, जैसे लोग ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं या लोगों की बायोग्राफीज लिखते हैं, ऑटो की तो वो खुद ही लिख लेते हैं, लोगों की जब आप बायोग्राफीज लिखते हो तो आप उनके पास जाते हो। जैसे मिल्खा सिंह मूवी बनी तो बताया गया कि फरहान अख्तर मिल्खा सिंह के साथ ही स्टेड विद हिम फॉर मेनी मंथ्स, फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो क्या किया उन्होंने, वहां रहे, उन्हें जानने की कोशिश की, उनके पास्ट के बारे में पूछा। तो क्या कर रहे थे फरहान अख्तर? उनकी केस स्टडी कर रहे थे, वो कैसे बिहेव करते होंगे, वो उठते बैठते कैसे हैं, खाते पीते कैसे हैं। आप बात समझ रहे हो बेटा? ओके, नाउ मूविंग हियर, यहाँ केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। उसमें फरहान अख्तर ने क्या किया होगा, उसने मिल्खा सिंह की इंटरव्यू ली होगी, उन्हें घर में रहते हुए, उनके घर पे रहते, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा सारा दिन, उठते कैसे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, तभी तो उनको कॉपी कर पाए। क्वेश्चनेयर्स भी हो सकते हैं अगर ये फॉर्मल हो, इस केस में तो नहीं होगा मिल्खा सिंह वाले में, बट इट कैन बी अ फॉर्मल क्वेश्चनेयर। जैसे आप किसी पर्सन के ऊपर, उसकी डिसऑर्डर पर आप केस स्टडी बना रहे हो, तो आपने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर बना लिया जो उसके टीचर्स से भी फिल कराया, उसके पेरेंट्स से भी कराया, ताकि आपको उसके बारे में डेप्थ नॉलेज आ जाए। फिर इसी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। इसी तरह से केस स्टडी की जाती है। क्लियर? चले आगे। ओके, अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट मेथड, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वैसे तो नेम ही क्लियर कर रहा है आपको कि ऑब्जर्विंग इन अ सेटिंग, है ना। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर। मतलब एक प्रॉपर वे से ऑब्जर्वेशन है, ऐसे नहीं कि वो कहीं बैठे हैं इनफॉर्मल सेटिंग्स में। यहाँ पर हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं बेटा। ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करने वाले हो आप? उसका बिहेवियरल फिनोमिना, कि वो भैया किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। बात समझ पा रहे हो आप? पहले तो ये क्या है? सिस्टमैटिक वे है, ऐसे नहीं कि आप रेगुलर वे से कभी भी कंडक्ट कर लिया। नो, इट्स अ सिस्टमैटिक वे। ऑर्गेनाइज्ड वे है, फॉर्मल वे है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है, और आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? उसके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे हो। अकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम। अब बिहेवियर तो वही है ना जो नेचुरली हमारे सामने आए। हमारे ना, मैं ज्यादातर बोलती होती हूँ, हम दो तरह से बिहेव करते हैं। एक जब नॉर्मल सेटिंग्स में, दूसरा फॉर्मल सेटिंग्स में। घर में हम कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, बाहर जाते ही हम किसी और तरह से बिहेव करते हैं।
तो ये कहता है रियल लाइफ, रियल टाइम में नेचुरली आप कैसा बिहेव करते हो वो ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में उसे नहीं बताया जाता, जैसे आगे एग्जाम्पल भी हो सकता है शायद कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें हमने सिचुएशन में छोड़ दिया। जैसे किसी बच्चे की कंप्लेंट है से फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो किसी के भी घर जाता है, चीजें तोड़ता है, ठीक है, क्या वो किसी पर्टिकुलर टाइप की चीजों को तोड़ता है या उसे कोई अनोइंग है टॉयज से, ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उसे नहीं बताया गया कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसे किसी के घर ले जाया गया। वहां पर अगर वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बैठे हैं दूसरे रूम में, और उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से वो वहां के लोग हैं, घर के लोग हैं, या मे भी कोई बाहर के गेस्ट हैं। तो आप वो बच्चा आप अपना बिहेव कर रहा है रियल सेटिंग्स में, तो आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। कुछ समझ में आई मेरी बात? सर्टेन फिनोमिना सच एज मदर चाइल्ड इंटरेक्शन कैन बी इजीली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब मदर और बच्चा किसी भी पार्क में मिल जाए, स्टेशन पर मिल जाए, एयरपोर्ट पे, आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ये कि मम्मा और बच्चा ही है ना। द मेजर प्रॉब्लम्स विद ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्या होते हैं? द ऑब्जर्वर हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने हिसाब से सिचुएशन को नहीं बदल सकता, है ना, उसका कंट्रोल नहीं है। एंड द रिपोर्ट्स में सफर फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब उसने इंटरप्रेट, सबसे फॉर एग्जाम्पल मदर और चाइल्ड को ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका रिलेशन कैसा है। अब मदर इज नॉट इन अ वेरी गुड मूड दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे। कभी कभी होता है आप लोगों के साथ भी, आपकी मदर अच्छे मूड में नहीं है, तो उस दिन वो आपसे बात नहीं करना चाहती, शी वॉन्ट्स हर मी टाइम, और वो चुपचाप साइलेंटली बैठना चाहती है। लेकिन इस पर्टिकुलर, और ऐसी नहीं है वो रूटीन में, आपकी मम्मा रूटीन में आपको इतना प्यार करती हैं, हक करती हैं, बात करती हैं, पूछती हैं आपका डे कैसा रहा, लेकिन दैट पर्टिकुलर डे शी इज फीलिंग लो। होता है ना, ऐसे आपके साथ भी होता होगा। तो क्या अब किसी ऑब्जर्वर ने उसे उसी दिन ऑब्जर्व किया जब वो लो फील कर रही थी, तो वो घर आके क्या इंप्रेशन कैरी करेंगे? वो कहेंगे इसकी मदर कितनी रूड है, बच्चे से बात ही नहीं करती, उनको बुलाना भी नहीं चाहती, क्या मदर ऐसी है? नहीं। तो ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन केस में कंट्रोल बहुत कम होता है, और हो सकता है वो उस सिचुएशन को रॉन्ग इंटरप्रेट करे। बात समझ में आई बेटा? अब आती है सेल्फ रिपोर्ट। ओके, चलिए सेल्फ रिपोर्ट, ये यहां तक जाएगा आपका टॉपिक, मैं इसको यहीं खोल लेती हूँ। सेल्फ रिपोर्ट क्या है? नाम वैसे आपको बता ही रहा है, अपने बारे में बताना, खुद बताना, राइट। इट्स अ मेथड विच अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट है अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वैसे वो बताता होगा आपके हिसाब से। मैं किसी बच्चे से पूछूं, कोई क्लास में शरारत कर रहा था, उसने दूसरे बच्चे को मारा, तो मैंने उससे पूछा बेटे आपने ऐसे क्यों किया? वो सेल्फ रिपोर्ट दे रहा है, मैम ऐसे ऐसे बात हुई थी और इसने मुझे पहले मारा, फिर मैंने इसको मारा। हर बार लड़ाई में ऐसे ही होता है, अब पता ही नहीं चल रहा, दूसरा बच्चा कह रहा है इसने मारा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? व्हाट डज दिस मीन? सेल्फ रिपोर्ट में भी वैसे तो इट्स अ मेथड जहां पर वी आर सपोज्ड टू गेट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। Such information may be obtained by using an interview। अब फिर वो प्रिंसिपल बुला लेती है, बोलती है आ जाओ जरा मेरे कैबिन में, और फिर पूछती है बेटे क्या हुआ था, फिर वो सारी बातें इंटरव्यू करती है, पूछती है, देन एनालिसिस लगाते हैं। इट कैन बी अ क्वेश्चनर, जरूरी नहीं लड़ाई को ही ऑब्जर्व करना है या उसके बारे में पूछना है। इट कैन बी अ क्वेश्चनर, टेस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, और लोग डायरी लिखते हैं, बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, अपनी डेली की रिपोर्ट लिखते हैं, है ना। आज मैंने ये किया, मुझे लगता है आज मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए था, या टुडे इज माय वेरी गुड डे, आई वाज ओवरवेल्म्ड विद दिस एंड दैट, है ना। तो ये अपने बारे में रिपोर्ट लिखते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ रिपोर्ट। आई एम श्योर यू मस्ट बी क्लियर्ड अबाउट ऑल द असेसमेंट मेथड्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो। कौन कौन से किए हमने? ये देखिए सामने आपके पास। नंबर 1 साइकोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 2 इंटरव्यू 1-on-1 बेसिस पर, केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी किया था, ऑब्जर्वेशन हमने किसी को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दी। सेल्फ रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट ओन सेल्फ बट ओनली द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। So this was page number 4 of NCERT and we talked about assessment methods. Rest I will cover in the next video. Bye bye. Take care.